पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अब ये कहावत शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चरितार्थ होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो भाजपा, जो देश नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रहा था, वो नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए हैं। वो पहली बार पिछले 11 साल के अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय नागपुर बुलाए गए हैं। नागपुर में उनकी पेशी होनी है और ये वही नागपुर है जो उनके जाने से ठीक 15 दिन पहले आग की हिंसा की चपेट में जद में ढकेला गया। वजह कोई भी हो, लेकिन उसी नागपुर में दंगा हुआ, आगजनी हुई, गाड़ियों को जलाया गया, मारपीट हुई, पुलिस पर पथराव हुआ और डीसीपी रैंक के अधिकारियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यहां तक कि पुलिस पर दंगाइयों ने फायरिंग भी किया। उसी नागपुर में प्रधानमंत्री को जाना है 30 मार्च को आरएसएस संघ मुख्यालय। उससे पहले 21, 22 और 23 मार्च को संघ की बैठक होनी है बेंगलोर में, जिसको अखिल भारतीय प्रांतीय प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, जिसमें करीब करीब 1500 पदाधिकारी आने वाले हैं। और इस बैठक में तमाम सारी भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होनी है। अगले 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन में कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, प्रदेशों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल किए जाएंगे, जिससे कि आरएसएस की अपनी जो आइडियोलॉजी है उसका विस्तार कैसे होगा। पिछले 10-11 वर्षों के अंदर अगर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट और आरएसएस के बीच मनमुटाव की बात किया जाए, मतभेदों की बात किया जाए, तो जग जाहिर है किसी से कोई चीज छिपी नहीं है। और न सिर्फ मतभेद बल्कि मनभेद भी रहे हैं तमाम सारे विषयों पर, वो चाहे टिकट के बंटवारे हों, चाहे मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो। आरएसएस हमेशा से दबी जुबान में आरोप लगाता रहा है और दबी जुबान में आरएसएस के तमाम सारे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। आरएसएस, ऐसा माना जाता है कि आरएसएस तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यानी एक स्वयंसेवी संस्था है, लेकिन बीजेपी उसका एक पॉलिटिकल विंग है, राजनीतिक दल के रूप में काम करता है। आरएसएस की अपनी विस्तारवादी नीति पर काम करता है, शासन करता है, क्योंकि देश को एक प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था से ही चलाया जा सकता है। अगर किसी भी संगठन को अपनी विचारधारा का विस्तार करना है, राष्ट्रवाद का निर्माण करना है, तो फिर आरएसएस का यह मानना है कि उसकी अपनी आइडियोलॉजी को बीजेपी अक्षरशः लागू करेगी, ताकि देश में आरएसएस की विचारधारा का शासन होगा, आरएसएस के हिसाब से राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन पिछले 11 वर्षों में आरएसएस के अंदर तमाम सारी फूट देखने को मिली। जिनको आरएसएस पसंद करती है, उनको गुजरात लॉबी की भारतीय जनता पार्टी नहीं पसंद करती है। और अब यह तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि इससे पहले अगर गुजरात लॉबी की बात किया जाए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात किया जाए, तो उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, संतोष गंगवार, वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जैसे राजनीतिक विशेषज्ञों को मार्गदर्शक मंडल में डालने का काम किया है। जब किसी को यूं लगा कि अब ये लोग मोदी के ऊपर आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर इनका प्रभुत्व होगा, तुरंत उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। उनसे किसी तरीके की कोई एडवाइजरी लेनी बंद कर दी गई। सम्मान बहुत है मंचों पर, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है। ये तो पूरा देश देख रहा है। अब नए अध्यक्ष की घोषणा होनी है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी अपने निचले स्तर के संगठन को फिर से नवनिर्मित कर रही है। अभी हर प्रदेश में जिला अध्यक्ष बनने हैं, महानगर अध्यक्ष बनने हैं, तत्पश्चात सभी प्रदेशों में क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों का निर्वाचन होना है। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व का भी निर्वाचन होना है। तय होना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई कौन करेगा। अब इसी बाबत विचारधाराओं में असहमति है। आरएसएस जिस तरह से चाहता है कि संजय जोशी, वसुंधरा राजे में से या फिर शिवराज सिंह चौहान में से कोई एक व्यक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व में आए और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुलकर सिरे से नकार रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी समस्या मोदी और शाह के लिए है कि अब फाइनली आरएसएस ने जिस नाम को रेकमेंड किया है, वो नाम सबसे घातक है अमित शाह के लिए। खास करके वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की अपार सफलता के बाद और राम मंदिर निर्माण के बाद एक हिंदूवादी नेता के रूप में एक इतनी बड़ी लकीर खींच चुके हैं
कि वो चाहे योगी आदित्यनाथ के समर्थक हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों या फिर आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा मान चुके हैं और यह भी मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के बाद, जिनकी उम्र अब 75 वर्ष होने को है, योगी आदित्यनाथ ही दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से, हिंदूवादी विचारधारा के हिसाब से देश का शासन वो चलाएंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने शासन किया है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो, चाहे माफियाओं को ध्वस्त करने की बात हो, चाहे भू माफियाओं को ध्वस्त करने की बात हो, उन्होंने एकात्मक रूप से जिस तरह का शासन किया है वो वाकई पूरे देश में बीजेपी की सरकारों में तो कम से कम एक नजीर के रूप में ली जाती है। योगी आदित्यनाथ का अपना एक बड़ा दबदबा है, उनकी बड़ी एक फैंस फॉलोइंग है। हर राज्य में उनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता है और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया और उन्हीं नारों की बदौलत कई प्रदेशों में बीजेपी को सत्ता हासिल करने में कामयाबी भी मिली है। और खास करके महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके का योगी मैजिक देखने को मिला है, योगी आदित्यनाथ का कद एक विस्तारवादी नेता के रूप में, एक विस्तृत आइकॉनिक चेहरे के रूप में देखने को मिलता है। अब किसी से भी ये बात छिपी नहीं है कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच तमाम सारे मतभेद हैं, तमाम सारे मनभेद हैं। यहां तक कि अभी सदन में अखिलेश यादव ने भी इस बात का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जिस डबल इंजन की सरकार के भरोसे विकास मॉडल की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, अभिवादन स्वीकार भी नहीं करते हैं। और उन्होंने शायद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की दरार को जग जाहिर किया। और तमाम नेताओं से जब भी मीडिया ने किसी तरीके का इस विषय पर कोई सवाल पूछा तो लोग बटते दिखाई दिए। और यहां तक कि एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट ये सवाल पूछा गया कि आपकी दिल्ली से क्या असहमति रहती है। तो जैसे ही योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया, योगी जी ने कहा कि मैं तो योगी हूं, मेरी किसी के साथ कोई असहमति नहीं, ना ही मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मैं तो अब गोरखपुर के मठ में वापस जाना चाहता हूं क्योंकि मैं योगी हूं। योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट के बाद आरएसएस एग्रेसिव मोड में दिखाई पड़ने लगी है। आरएसएस को यूं लगने लगा है कि गुजरात लॉबी के दबाव में, गुजरात लॉबी के प्रभुत्व में कहीं योगी आदित्यनाथ इस तरह का कोई मन तो नहीं बना बैठे हैं, किसी तरीके के दबाव में योगी आदित्यनाथ तो नहीं इस वक्त काम कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एकमात्र इस वक्त देश के वो चेहरे हैं जिस पर आरएसएस की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की कमान देने के मूड में आरएसएस दिख रही है। क्योंकि आरएसएस की नजर में योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा चेहरा है जो निडर है, निर्भीक है, साहसी है और आरएसएस की आइडियोलॉजी को वो एक विस्तृत रूप से विस्तार दे सकते हैं, उनकी विचारधारा के हिसाब से देश पर शासन कर सकते हैं। तो क्या अब आने वाले 10 सालों में यह तय होने जा रहा है 21, 22 और 23 मार्च की मीटिंग में कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई होकर के भारत यानी पूरे भारत का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे, अब वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, उनकी जगह कोई और भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालेगा? या फिर 2027 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्यों के त्यों पद पर बने रहेंगे और 2027 में एक बड़ा उलटफेर इस वक्त देश में होने वाला है। हालांकि राजनीतिक विद्वान इस वक्त तमाम सारे कयास लगा रहे हैं, वो ये बात मान के चलते हैं कि अगले 2-2.5 वर्षों में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है। तमाम परिवर्तन होंगे। योगी आदित्यनाथ एक बड़े कद के नेता बनने वाले हैं। कोई उन्हें रक्षा मंत्री के पद पर सुशोभित कर रहा है तो कोई उन्हें अमित शाह के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार में गृह मंत्री बनाकर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता है। कोई नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के रूप में विराजमान करना चाहता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की 2029 में विदाई सुनिश्चित कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। द रियल टॉक शो को अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और अभिनंदन। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।